Assalamu alaikum. Today my topic is about aromatic reaction mechanism. तो पहले हमने एल्फेटिक के रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल से पढ़े, अब हम अरोमेटिक के रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला तो वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एल्फेटिक में भी होते थे, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें मोर प्रोमिनेंट जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं कि इसमें जैसे पहले हमारा एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, उसमें क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल जाके आपका अटैक करता था आपके सबस्ट्रेट पे, जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता था और फिर रिएक्शन होता था। ये रिएक्शन मैकेनिज्म एलिफेटिक में यूज होता था। लेकिन बेंजीन के केस में, अरोमेटिक के केस में, जो आपके पास रिंग होती है उसके पास बहुत से डीलोकलाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो डीलोकलाइज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, इलेक्ट्रॉन की जाति जिसके पास हो, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। तो जिस पे रिएक्शन होना है वो बजाय इलेक्ट्रोफाइल या सबस्ट्रेट एक्ट करने के, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है। तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, क्योंकि इसके पास जाती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, और ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके रिएक्शन करवाएगी। और तब जो सब्स्टिट्यूशन होगी हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजीन के केस में, अरोमेटिक के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो जिसकी वजह से वो अटैक कर सकता है वो ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर, बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो वो बजाय इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करे, एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करे, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है और अटैक करती है किसके ऊपर? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर अटैक करेगी। और उसके बाद जो है जाहिर बात है इसकी पूरी रिंग के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन निकल जाती है, उसकी जगह आके इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अरोमेटिसिटी यहाँ पे लूज हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो सेकंड स्टेप में ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो एक हाइड्रोजन है वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर इसकी रिंग के ऊपर अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलरेडी अटैच है तो रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच है, सब्स्टिट्यूटेड है, अगर वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और ज़्यादा दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा देगा तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो अच्छी है। तो कोई और ग्रुप आगे ऊपर अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो कि और ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो जाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन रेट ऑफ रिएक्शन को उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ का इंक्रीज़ करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्रुप जो है वो यहाँ पे जो अटैच हुआ है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है, उसने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में इंक्रीज करना है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेंजीन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी टू अटैक इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा हो जाती है और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बरक्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देने के बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो ग्रुप है ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल पे उतना अच्छा ये अटैक नहीं कर सकता जितना एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में अटैक करेगा बेंजीन। तो ये जो चीज़ें हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जाहिर बात है अगर डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो एक्टिवेटिंग होगी, वो ग्रुप एज एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट करेगा। अगर विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो ग्रुप एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप
एक्ट करेगा। दूसरा है रेजोनेंस, तो जो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस इंक्रीज करेगा रिंग के अंदर, वो भी एक्टिवेटिंग के ही केस में आ जाएगा कि वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और जो रेजोनेंस कम करेगा वो डीएक्टिवेटिंग के केस में आ जाएगा। तो इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है कि कभी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, कभी रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो वो फैक्ट जो डोमिनेट हो, और वो देखें कि वो डोमिनेट किस केस में हो रहा है। एक्टिवेट करने के केस में डोमिनेट हो रहा है, दो चीज़ें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में देखें पहले तो डोमिनेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट हो रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का है, अगर वो डोनेटिंग केस में डोमिनेट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डोनेटिंग है, तो जाहिर बात है वो एक्टिवेट कर देगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अगर डोमिनेट होने वाला इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, डोनेटिंग, विड्राइंग। और अगर डोमिनेट होने वाला इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या होगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। इसी तरह अगर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं है, इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी, इतना अच्छा पावरफुल नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी निस्बत रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है, तो वो देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इस तरह से इसमें कंपटीशन चलता रहता है। तो एट द एंड जो है, जो भी एक्टिवेट करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज करेगा, और जो डीएक्टिवेट करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। उसके बाद अरेनियम आयन की स्टेबिलिटी भी इस केस में आ जाती है। अरेनियम आयन जितना स्टेबल होगा आफ्टर फॉर्मेशन, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। और जितना अरेनियम आयन डिस्टेबल होगा आफ्टर, जाहिर बात है इसमें भी केटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, तो वो जितना डिस्टेबल आएगा, अरेनियम आयन जो केटाइन बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के बाद, उसको बोलते हैं, तो वो जितना डिस्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला जो इफेक्ट है अरेनियम आयन वाला, ये हम ओरिएंटेशन वाले टॉपिक में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको ये इतना ही बताऊंगी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी एलिफेटिक की तरह नहीं होगा। एलिफेटिक में SN1 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि SN1 के केस में, एलिफेटिक के केस में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है, और इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा फिनाइल केटाइन, वो स्टेबल नहीं होता। तो कोई चीज़ अगर स्टेबल ही नहीं है तो वो रेट को प्रोसीड कैसे करेगी, रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेगी। कोई चीज़ स्टेबल होती है तभी रिएक्शन उस तरफ मूव करता है, अगर वो स्टेबल नहीं है बनने के बाद तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड नहीं करेगा। हमेशा यूनिवर्स में सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले केटाइन बनता है, तो इस केस में जो केटाइन बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा। SN2 मैकेनिज्म भी यहाँ पे नहीं हो सकता। SN2 मैकेनिज्म अगर आपको याद हो एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन का केस, तो उसमें SN2 मैकेनिज्म वाज एसोसिएटेड विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हो रही है तो SN2 मैकेनिज्म है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। तो इसमें इसका जो बेंजीन की जो रिंग होती है वो इस तरह से होती है कि वो सिमेट्रिकल होती है। हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर जगह सेम टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें कन्फिग्रेशन को इन्वर्स करना पॉसिबल नहीं है। कभी भी आपकी कन्फिग्रेशन जो है वो उल्टेगी नहीं, इन्वर्स होता है उल्ट जाना बिल्कुल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म भी नहीं हो सकता। अब वो कौन सी कंडीशन है जिससे SN1 और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे हो सकता है, तो वो एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे या आर्थो या पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाओ। अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है तो आपका रिएक्शन, इन दोनों मैकेनिज्म में से कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अब क्या करता है, अब देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स आगे आ जाते हैं। SN एरोमेटिक, इसमें एडिशन सबसे पहले होती है, एलिमिनेशन बाद में होती है। बेंजाइन मैकेनिज्म जिसमें पहले एलिमिनेशन होती है फिर एडिशन होती है, ठीक है। इसके बाद SRN1 मैकेनिज्म, और ये फ्री रेडिकल के जरिए SRN1 मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। जो हमारा कन्वेंशनल एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें सबसे पहले एलिमिनेशन होती थी, कार्बोकेटाइन बनता था, फिर आपका एडिशन होती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन एडिशन वाला सेम वो मैकेनिज्म तो है, लेकिन उसमें दरम्यान में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बेंजाइन है, ठीक है। और इस केस में सबसे पहले, लेकिन जो SN एरोमेटिक मैकेनिज्म है उसमें
में पहले एडिशन हो रही है फिर एलिमिनेशन हो रही है, मतलब डिफरेंस है उसके केस पर। तो अब हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नाइट्रो पोजीशन पे लगा हो तो क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है इसमें इन दोनों में ये भी डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मोस्टली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिंग के ऊपर वो पॉजिटिव होगा, और इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिंग के ऊपर वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। तो ये फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता, जो अटैक करने वाला है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वो इस पर एक्ट करेगा, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जाहिर बात है न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो जब वो अटैक करेगा तो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज करेगा। यहाँ पे आके ये अटैक कर रहे हैं, यहाँ से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग पे गए और फिर इस वाली रिंग के जो है वो इधर गए, और यहाँ से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था, नाइट्रो ग्रुप के ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। तो किस तरह नाइट्रो ग्रुप ने वो जो नेगेटिव चार्ज बाहर से इंट्रोड्यूस हो रहा था उसको स्टेबलाइज कर दिया। इसलिए नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंट होना या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर से जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से उसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ स्टेबलाइज ही नहीं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये जो ग्रुप है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है और इस वजह से रिएक्शन हो रहा है, वरना नहीं होता। वरना अगर यहाँ पे सिंपल क्लोराइड होता, बोरोमाइड होता और आप इसके ऊपर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मैंने बताई भी है रीजंस के वो क्यों नहीं हो सकता SN1 और SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है कि आप विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट होना लाजमी है। तो ये जो मैंने अभी मैकेनिज्म डिस्कस किया है वो है SN अरोमेटिक मैकेनिज्म। सबसे पहले यहाँ पे जाके एडिशन होती है, एडिशन OH सोडियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन जहाँ पे OH ग्रुप आप लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आके ये इंट्रोड्यूस होगा, ये जो है वो नेगेटिव साइन जो है ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल। तो सबसे पहले एडिशन हो रही है, सेकेंड स्टेप में ये जो ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो एडिशन है, और जो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते थे उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप होता था, लिविंग ग्रुप निकलता था, कार्बोकेटाइन बनता था, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। और इसमें ये जो एडिशन हो रही है OH ग्रुप की, एलिमिनेशन सेकेंड स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें एडिशन हो रही है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो ये हमने डिस्कस किया SN अरोमेटिक मैकेनिज्म, जिसमें एडिशन पहले हो रही है और एलिमिनेशन बाद में हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म कि बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता है। बेंजाइन मैकेनिज्म में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की तरह इसमें एलिमिनेशन पहले होगी। तो एलिमिनेशन पहले होगी तो इसके लिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एलिमिनेट करने के लिए कोई चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगी और उसके बाद रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो मैं आपको लिख देती हूँ रिएक्शन। तो मैं आपका इसका मैकेनिज्म भी लिख सकती हूँ सारा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आके इस हाइड्रोजन पे, वो हाइड्रोजन जो एलिमिनेशन जहाँ पे ग्रुप एलिमिनेट होना है उसकी बिल्कुल एडजेसेंट जो हाइड्रोजन है और कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको आके ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। तो ये जो बॉन्ड है ये अपना यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कोई भी बेस इसमें हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो होगा बेंजाइन। ये जब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ ऑलरेडी, तो वहाँ डबल बॉन्ड है तो एक और बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट।
ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, ये फर्स्ट स्टेप में ही पहले फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन ही हो रही है। पहले कौन सा एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजन, और फिर उसी स्टेप में आपका क्लोराइड भी एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। एडिशन जो है वो सेकंड स्टेप में होगी। पहले क्लोराइड ग्रुप भी लीव हो गया और हाइड्रोजन भी इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। NH ले लूंगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपका एडिशन होगी। एडिशन आप दोबारा अमाइड ग्रुप भी देख लें कि आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब हमारा अमाइड ग्रुप जो है वो यहाँ पे जाके ऐड होगा तो यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, दोबारा डबल बॉन्ड रिस्टोर हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़ाहिर बात है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर जाके ये अटैक करेगा। ये वाला जो ग्रुप था ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसने अमाइड ग्रुप ने यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया था, और ये ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये हाइड्रोजन ये एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे सॉरी उसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन खुद ले लेगा और यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया। तो ये देखें बेंजाइन मैकेनिज्म के जरिए आप किस तरह सब्स्टिट्यूशन हुई है। सबसे पहले बेस ने जाके अटैक किया, ट्रिपल बॉन्ड बना और उसी स्टेप में क्लोराइड लिविंग एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया, और फिर बाद में जाके कोई भी जिस चीज़ को आप ऐड करवाना चाह रहे हैं वो जो है वो जाके यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और वो उसकी जगह हाइड्रोजन आके लग जाएगी और आपकी ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो ये थे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ aromatic reactions. I hope you understand. If you have any question you can ask in the comment box, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.